ममता, ओ ममता, अरे जल्दी आ, देख बारिश आने वाली है, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, जल्दी आ। आई माँ जी। ये है सरला और ममता। सरला ममता की सास थी। दोनों उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहते थे। ये गांव भारत चीन बॉर्डर के बिल्कुल पास था और ऊंची पहाड़ी पर बसे इस गांव में मुश्किल से बस 50 घर ही थे। सरला के पति नेपाल सिंह एक किसान थे, पर एक दिन बिजली गिरने की वजह से नेपाल सिंह और उनके बेटे कमलेश की मौत हो गई। फिर ममता और सरला ने खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया और बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा चल रहा था। और फिर एक दिन, हे भगवान, पता नहीं तूने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। क्या हुआ माँ जी? कितनी मुश्किल से तो फसल पककर तैयार हुई थी और अब ये बिन मौसम की बारिश कहीं फसल को खराब ना कर दे। भरोसा रखो माँ जी, भगवान सब ठीक करेंगे। हाँ, अब तो उनका ही सहारा है। सरला और ममता ने खाना खाया और सोने के लिए जमीन पर ही अपने अपने गद्दे लगा लिए। उन दोनों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। जिंदगी जीने के लिए दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। ममता और सरला की आंखें अभी लगी ही थी कि तभी उन्हें अपनी झोपड़ी के बाहर अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। उस आवाज की वजह से उन दोनों की नींद टूट गई। तभी सरला ने अपने हाथ में एक लाठी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर, अरे ये तो कोई लड़की है। माँ जी देखो, इसके सिर से खून निकल रहा है। चल ममता, इसे अंदर ले चलते हैं। सरला और ममता उस लड़की को झोपड़ी के अंदर लेकर आ गए। उसकी सांसें चल रही थीं पर उसे होश नहीं था। पूरे 2 दिन बाद उस लड़की को होश आया और फिर, जानती गोशे। हैं? क्या बोली? शेषे। माँ जी ये क्या बोल रही है? पता नहीं क्या बोले जा रही है। शे वातर वातर। अच्छा माँ जी, ये पानी मांग रही है। अच्छा, तो शेषे क्या कर रही है? सीधे पानी बोलना। माँ जी हो सकता है कि इसके गांव में पानी को शे बोलते हो। सरला ने उस लड़की को पानी दिया। पानी पीने के बाद उस लड़की ने नम आंखों से कहा, शीशे। ये शीशी मांग रही है क्या? नहीं माँ जी, वो हाथ जोड़ रही है, लगता है धन्यवाद बोल रही है। अरे वो तो ठीक है, पर इससे बात कैसे करें? कैसे पूछें कि ये कौन है और कहां से आई है? सरला और ममता को आपस में बात करते हुए देख यांगसुन समझ गई थी कि उसके होने से वो दोनों परेशान हो रही हैं। फिर उसने कहा, वो हुई जोधा। अरे मेरी माँ, हिंदी बोल, तेरी तो कोई बात समझ नहीं आ रही हमें। माँ जी मुझे लगता है कि ये चीन से है और इसकी भाषा भी वहीं की लग रही है। पानी पीने के बाद वो लड़की बिस्तर से उठी और चलने की कोशिश करने लगी, पर उसके पैर में गहरा घाव था। वो चल नहीं पाई और वहीं गिर गई। तभी सरला ने उसे सहारा दिया। अरे अरे रुको रुको, तुम्हारे पैर में चोट है, पहले ठीक हो जाओ फिर चली जाना। सरला और ममता ने उसे सहारा देकर आराम से लिटा दिया। उस लड़की ने फिर से उन दोनों के सामने हाथ जोड़े और कहा, शीशे शीशे। हाँ हाँ, शीशी शीशी, तुम आराम करो शीशी। माँ जी उसका नाम शीशी नहीं है। अब तुम इधर देखो, मैं ममता और ये मेरी सास है सरला। ममता ने अपनी सास के कंधे पर हाथ रखकर कहा। उसकी ये बात यांगसुन को समझ आ गई और फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, यांगसुन चाइना। सरला और ममता अब समझ गए थे कि यांगसुन चाइना से आई थी, मगर ना तो यांगसुन को हिंदी आती थी और ना ही सरला और ममता को चाइनीज। लेकिन प्रेम की भी तो एक भाषा होती है। उसी दिन से सरला और ममता उसका बहुत ख्याल रखने लगे और धीरे धीरे ममता उसे हिंदी भी सिखाने लगी। एक दिन जब ममता और सरला खेत से लौटे तो उन्होंने देखा कि यांगसुन ने सबके लिए खाना बना रखा था। अरे वाह, यांग ने खाना बनाया है। अरे हाँ सच्ची, पर ये है क्या? माँ जी ये मंचूरियन चाउमीन है। क्या बात है, चलिए माँ जी खाकर देखते हैं। अरे पर ये किसी मांस वांस से तो नहीं पकाया ना? सरला की बात सुनकर यांगसुन और ममता हंसने लगे। फिर चाउमीन खाते ही ममता ने कहा, अरे वाह क्या स्वाद है, कितना बढ़िया है ना माँ जी। सच में मैंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं खाया। सरला और ममता ने यांगसुन को गले से लगा लिया। उसने टूटी फूटी हिंदी भी सीख ली थी और फिर एक दिन उसने सरला को अपने बारे में सब कुछ बताया। मेरा नाम यांगसुन है,
वहाँ चाइना में मेरे डैड मतलब मेरे पापा ने मुझे एक बहुत बुरे आदमी को बेच दिया था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं वहां से भाग निकली और फिर मैं भागते भागते यहाँ पहुंच गई। यांगसुन के बारे में ये सब जानने के बाद सरला ने कहा, हे भगवान, इसका मतलब उस दिन वो पहाड़ के ऊपर जो लोग घोड़े पर आए थे वो इसी की तलाश में थे। अब हम क्या करेंगे माँ जी, अगर वो लोग यहाँ तक पहुंच गए तो? नहीं, मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहती माँ जी। तू फिक्र मत कर बेटी, हम चले जाएंगे यहाँ से और जाकर शहर में रहेंगे, फिर कोई तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा, लेकिन हम शहर में रहेंगे कहाँ और वहां गुजारा कैसे होगा? ममता ने जायज सवाल उठाया था। तीनों सोचने लगे और फिर यांगशुन ने कहा, माँ जी, मेरे हाथ का मंचूरियन चाउमीन आपको कैसा लगता है? ये लो, हमें यहाँ टेंशन खाए जा रही है और तू बात कर रही है मंचूरियन खाने की। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अगर आपको मंचूरियन चाउमीन अच्छा लगा तो हम शहर में उसे बेच सकते हैं और कुछ पैसे कमा सकते हैं। ममता और सरला को यह आइडिया पसंद आया। सरला ने अपने जेवर गिरवी रखकर एक दुकान किराए पर ली और फिर तीनों ने मिलकर मंचूरियन चाउमीन बेचना शुरू कर दिया। यूं तो शहर में कई ठेले थे, पर यांगशुन के हाथों में अलग ही स्वाद था जो लोगों को बहुत भाया। धीरे धीरे ममता और सरला भी वैसे ही चाउमीन बनाने में माहिर हो गई और फिर गुजरते वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया। फिर एक दिन, माँ जी, ममता दीदी, जरा यहाँ आइए। हाँ बताओ, क्या हुआ? ये देखिए, कैसा लग रहा है? ममता और सरला ने ऊपर देखा तो उनकी दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सास बहू की मंचूरियन चाउमीन। साथ में ममता और सरला की फोटो भी लगी हुई थी, जिसे देखकर ममता और सरला की आंखों में आंसू आ गए और फिर सरला ने रुंधे गले से यांगसुन की तरफ झुकते हुए कहा, शिष्य शिष्य। हाँ, लोग अपने बच्चों के नाम पर दुकान का नाम रख लेते हैं। ममता मेरी बहू है तो तू आज से मेरी बेटी। मुंबई शहर में राजरानी अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। राजरानी का सबसे बड़ा बेटा धीरज एक बैंक में सरकारी कर्मचारी था, जबकि मंझला बेटा पुनीत और सबसे छोटा बेटा आरव बेरोजगार थे। राजरानी का परिवार शहर के नामी परिवारों में आता था। धीरज की शादी शहर की ही एक मॉडर्न लड़की एकता से हुई थी, जबकि पुनीत और आरव अभी कंवारे थे। सासू माँ, आज मेरी फ्रेंड्स घर पर किटी पार्टी के लिए आ रही हैं, तो मैं पार्लर जा रही हूँ तैयार होने के लिए। अच्छा, लेकिन तुमने तो मुझसे इस बारे में पूछा ही नहीं। अब क्या मुझे पार्टी करने के लिए भी आपसे परमिशन लेनी होगी माँ जी? ओहो, अच्छा ठीक है, तू जा, घर का काम मैं देख लूंगी। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे दोनों देवरों की शादी आप करवा दीजिए। आखिर मैं भी कब तक अकेली इस घर की जिम्मेदारियों को उठाती रहूंगी? उनकी शादी हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बहू, शादी तो उन नालायकों की मैं करवा दूं, पर उन दोनों निकम्मों से शादी आखिर करेगा कौन? शहर की कोई लड़की तो निकम्मों से शादी करने से रही, तो माँ जी फिर गांव की कोई लड़कियां ले आइए। अगर शहर की लड़की के चक्कर में रही तो ऐसा ना हो कि दोनों देवरों की उम्र ढल जाए और गांव की लड़की भी ना मिले फिर उन्हें। तुम सही कह रही हो बहू, अब भले ही मुझे गांव की लड़कियों को ही बहू क्यों न बनाना पड़े, लेकिन अब मैं उन दोनों की शादी करके ही रहूंगी। अगले दिन ही राजरानी अपने पंडित को बुलाती है और अपने दोनों बेटों के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहती है। कुछ ही दिनों में पंडित एक ही गांव की 2 लड़कियों रेशमा और कोमल का रिश्ता लेकर आता है। दोनों ही लड़कियां दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए उनकी फोटो देखकर राजरानी झट से शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर 2 महीने के अंदर ही उन दोनों को अपनी बहू बनाकर घर ले आती है। राजरानी उनकी आरती उतारते हुए कहती है, हमारे घर में दोनों नई बहुओं का स्वागत है। अब अपने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो बहू रानी। आज से ये घर हमारे साथ साथ तुम्हारा भी है। अरे मोरी मैया, ये तो कितना बड़ा घर है, इतना बड़ा तो अपने गांव का पंचायत घर भी नहीं है। क्यों री कोमल, सही कहा ना हमने? 100% सच कहा दीदी, हमको तो ऐसा लागत है जैसे मैं खुली आंखों से कौनो सपना देख रही हूँ। उन दोनों को इतना खुश देखकर एकता और राजरानी खुश हो जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर आई ये गांव की बहुएं आगे क्या क्या कारनामे दिखाएंगी।
अरे मोरी मैया, ये अलमारी यहाँ रखी हुई है। हम तो सारे घर में इसे ढूंढ रहे थे, पर पता नहीं ये जेठानी जी ने इसमें इतनी सारी सब्जियां और फल काहे रखे हैं। रेशमा जल्दी से उसमें से सारा सामान निकालती है और अपने सारे कपड़े उसमें रख देती है। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, हम अपने कपड़े अलमारी में लगा रहे हैं। लेकिन मंजली बहू, ये अलमारी नहीं, फ्रिज है। फ्रिज? वो का बीमारी है बहू, इसमें कपड़े नहीं बल्कि फल, सब्जियां, दूध और पीने का ठंडा पानी रखा जाता है। अरे मोरी मैया, तब इन्हें तो हम कहें कि ये ठंडी और लाइट वाली अलमारी तो हम पहली बार देखे हैं। उधर कोमल अपने हाथ में फूलों की माला लेकर इंग्लिश टॉयलेट पर चढ़ाते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी एकता उसके पास आती है और कहती है, अरे कोमल, ये तुम क्या कर रही हो? तुमको दिखता ना है का जेठानी जी, हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? भला टॉयलेट को कोई हार पहनाकर उसको प्रणाम करता है क्या? आप नहीं जानती जेठानी जी, हमरे पूरे गांव में टॉयलेट नहीं है। हमको तो संडास के लिए रात में भी जंगल जाना पड़ता था। हमरे लिए तो ये बड़ी ही कमाल की चीज है जेठानी जी। तुम सचमुच में गांव की गवार हो। हाय मोरी मैया, इन सामानों में तो कितनी धूल मिट्टी जमा है। लागत है सासू माँ और जेठानी जी इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं रखती हैं। हमरी जेठानी को तो खुद की पुताई करने से ही फुर्सत कहाँ है जो इन सब पर ध्यान दे। अब हम इसको ऐसा चमकाएंगी कि सबकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। हाँ। इतना कहकर रेशमा वो सारा सामान उठाकर बाथरूम में ले जाती है और वॉशिंग मशीन में पानी डालकर धोने के लिए डाल देती है। तभी उसमें से जोर जोर की आवाज आने लगती है। हाय मोरी मैया, लागत है भूकंप आने वाला है। हमको जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए, नहीं तो कहीं ये घर हमरे ऊपर ही ना गिर जाए। रेशमा जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी मशीन की आवाज सुनकर राजरानी वहां आती है। ये मशीन इतनी जोर से आवाज क्यों कर रही है? राजरानी भागकर वॉशिंग मशीन के पास जाती है और उसे बंद कर देती है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है इस घर में? फ्रिज में कपड़े रखे जा रहे हैं, मशीन में लैपटॉप धुल रहा है, टॉयलेट को माला पहनाई जा रही है। ओफो, पता नहीं क्या होगा मेरे इस घर का। राजरानी रेशमा को आवाज लगाती है और कहती है, रेशमा बहू। जी सासू माँ, हम यहाँ छुपे हैं इस टेबल के नीचे। लेकिन तुम वहाँ क्यों छुपी हुई हो? सासू माँ, भूकंप आए वाला है, आप भी हमरे साथ छुप जाओ, नहीं तो ये भूकंप कहीं आपको भी ना ले डूबे। कोई भूकंप नहीं आ रहा है, जल्दी से टेबल के नीचे से बाहर आओ। क्या हुआ? भूकंप चला गया क्या? तभी वहाँ एकता और कोमल भी आ जाती हैं और राजरानी उनको सारी बात बताती है। अरे तुम दोनों गवार हो क्या? तुम दोनों की वजह से हमारा लाखों का नुकसान हो गया। हे भगवान, पता नहीं कहाँ से ये गवार हमारे पल्ले पड़ गई। मैंने सोचा था घर में 2 बहू और आ जाएंगी तो मेरी सारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता कि गांव की गवार से अपनी बेटों की शादी करने के बाद मेरी सिरदर्दी और बढ़ जाएगी। अपनी सास और जेठानी के ताने सुनकर कोमल और रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही उन्हें अपने किए पर पछतावा भी होता है। कोमल रोते हुए अपनी सास से कहती है, सासू माँ, हम दोनों गांव से आई हैं। हमरे पूरे गांव में कौनों के घर ही सब सामान नहीं है, इसे हमको नहीं पता कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया, हमको माफ कर दीजिए। जेठानी जी, सासू माँ, हम गांव से आई है तो शहर के तौर तरीके सीखने में हमको थोड़ा समय तो लगेगा ना, अनजाने में ही सही, पर हमसे लाखों का नुकसान तो हुआ है ना, उसके लिए हमको बहुत शर्मिंदगी है। अगर आप हमें शहर के तौर तरीके सिखा देंगी तो हम सब अच्छे से कर पाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर एकता और राजरानी को उन पर दया आ जाती है और उन्हें भी इस बात का एहसास होता है कि इसमें उनकी गलती नहीं है। तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाई कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब से तुम्हारी ये बड़ी बहन अपनी दोनों छोटी बहनों को शहर के सभी तौर तरीके सिखाएगी। हम ही पागल थे जो बिना तुम्हें कुछ समझाए ही तुम पर चिल्लाते रहे। अब से हम मिलकर तुम दोनों को शहर के सभी तौर तरीके समझाएंगे। कुछ ही दिनों में उन दोनों के पहनावे से लेकर उनकी बोली तक और काम में काफी बदलाव आ जाता है और वो दोनों जल्द ही सही सलीके से काम करना सीख जाती हैं।